Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is part 2 of blood component R product preparation, and today we are going to discuss other components of blood. So the other and most important component of product preparation is packed red blood cells. As the name indicates that these red blood cells are packed, means that packed red blood cells are usually prepared from whole blood, and when we remove 2/3 of the plasma from whole blood, this is known as packed red blood cells. Packed red blood cells are also known as red cell concentrate, where platelets and plasma are removed. Packed red blood cells contain red blood cells and 20% of the plasma. 20% प्लाज्मा इसलिए रहने देते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के दौरान फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लड ज़्यादा थिक नहीं होगा और ट्रांसफ्यूजन इजीली होगी। सेकंड इम्पोर्टेंस की ये है कि 20% प्लाज्मा में भी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स एटीपी उससे भी जनरेट कर सकते हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल क्या होती हैं? तो वॉल्यूम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का 250 ± 50 ml होता है, जबकि इसका हेमाटोक्रेट 65 to 80% के दरमियान होता है। अगर 65 से हेमाटोक्रेट कम हो तो इट मीन्स कि जो हेमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है पेशेंट की वो प्रॉपरली नहीं बढ़ेगी, इसलिए 65 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसका हेमाटोक्रेट होना चाहिए, और ये है इसका क्वालिटी कंट्रोल। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और मैक्सिमम 12 आवर में इसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर 12 आवर से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो फिर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन 12 आवर के अंदर होनी चाहिए। Now, what are the conditions in which packed red blood cells are usually transfused? So, those patients who have severe anemia, are aplastic anemia, are sickle cell anemic patients, and thalassemia major patients, इनमें हम रेड ब्लड सेल्स की ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसी तरतीब से सर्टन सर्जरीज उसमें भी रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल आर्गन ट्रांसप्लांट हो गया या कार्डिक सर्जरी, तो इनमें भी रेड ब्लड सेल्स जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है इनकी ट्रांसफ्यूजन यूजुअली करते हैं। रेड ब्लड सेल्स या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की जो डोज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो 10 ml पर kg/d वेट के लिहाज से की जाती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, मीन्स एनीमिक पेशेंट या थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स, लेकिन कार्डिक फेलियर पेशेंट्स में 3 to 5 ml पर kg/d वेट के लिहाज से ट्रांसफ्यूजन दी जाती है। यूजुअली ट्रांसफ्यूजन रूम टेम्परेचर पे करते हैं। नाउ वॉश रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है जिनको हम वॉश करते हैं 3 times विद नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से इसलिए वॉश करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के चांसेस होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, तो इसलिए उनका प्लाज्मा रिमूव करने के लिए रेड ब्लड सेल्स को वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से। 3 times हम यूजुअली वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से। 1000 ml नॉर्मल सलाइन लेके और PRBC जो कि हमने इससे पहले पढ़ा वो लेके स्टीराइल कंडीशंस में 250 ml या 300 ml नॉर्मल सलाइन रेड ब्लड सेल्स जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, उसको फिर मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं क्राइफ्यूज में हेवी स्पिन देके। अब उससे जो हेवी स्पिन के बाद प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए एक दूसरे बैग में नॉर्मल सलाइन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर इसी तरतीब से 250 ml
अगेन नॉर्मल सलाइन पैक्ड रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं क्राइफ्यूज में, और फिर अगेन प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर से उसका जो नॉर्मल सलाइन है वो रिमूव किया जाता है। तो ये 3 टाइम्स हम इसको वॉशिंग करते हैं इसी तरतीब से। बस ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि IgA इम्यूनाइज पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स जिनको IgA की वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए भी हम वाइट रेड ब्लड सेल्स देते हैं। अब वर्ड क्वालिटी एश्योरेंस वॉश पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम 280 प्लस माइनस 60 ml होते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल सलाइन ट्रांसफ़र किया है, तो इस वजह से इसके वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है और हेमाटोक्रेट इनका कम हो जाता है। 65 to 75 ml% के दरमियान इनका हेमाटोक्रेट होता है, जो कि इसका क्वालिटी कंट्रोल है। 75% यानी 5 पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का हमने कहा कि 65 to 80% इनका हेमाटोक्रेट होता है, लेकिन इसका हेमाटोक्रेट 65 to 75% होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग वॉशिंग वो रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसका हेमाटोक्रेट कम हो जाता है। एक और क्वालिटी कंट्रोल इसका ये है कि रेजिडुअल प्रोटीन्स जो हैं वो लेस देन 0.5 ग्राम पर यूनिट से कम होने चाहिए। शेल्फ लाइफ इसकी 6 आवर है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम 6 आवर के दरमियान अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। शेल्फ लाइफ अब PRBC की कम क्यों है? इसीलिए क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट फिर नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल सलाइन होता है, और चूँकि ये ओपन सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं, इसलिए शेल्फ लाइफ कम होता है। इसका 6 आवर्स होते हैं। अगर 6 आवर से बढ़ जाएँ तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए 6 आवर के अंदर इसकी ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए। एक और है ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल्स आर WBC डिप्लीटेड RBCs। ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल्स मीन्स कि इनमें से ल्यूकोसाइट को रिमूव किए जाते हैं, या WBC डिप्लीटेड RBCs भी हम कहते हैं। बास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, लेकिन WBC की वजह से, क्योंकि WBCs में साइटोकाइंस होते हैं या इंटरल्यूकिन्स होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं इन इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस की वजह से। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए इन पेशेंट्स को WBC डिप्लीटेड RBCs ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, और मोस्टली ये थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स में की जाती हैं। तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेवरल टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल डबल सेंट्रीफ्यूगेशन। डबल सेंट्रीफ्यूगेशन के होल ब्लड हमने लिया, उसको हमने पहले सेंट्रीफ्यूज किया और उससे प्लेटेड रिच प्लाज्मा सेपरेट किया, जबकि PRBC हमारे पास आ गया। अब PRBC को अगेन फिर हम दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो बफी कोट है उसको रिमूव करते हैं, और बफी कोट में मोस्टली प्लेटेड और WBCs होते हैं। तो जब हम बफी कोट रिमूव करेंगे तो उस समय WBCs भी रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ RBCs रह जाएंगे। और हेवी स्पिन अगेन के होल ब्लड हमने लिया और उसको हमने हेवी स्पिन दी। हेवी स्पिन देने के बाद बफी कोट बनेगा, और उस बफी कोट को हम रिमूव करेंगे, तो इस तरतीब से भी WBCs रिमूव हो जाएंगे। और एक है फिल्ट्रेशन टेक्निक कि हम ऐसे फिल्टर यूज़ करें जो जिनसे सिर्फ और सिर्फ RBCs पास हो सकते हैं, जबकि WBCs पास नहीं होंगे। जब WBCs पास नहीं होंगे तो WBCs फिल्टर में रह जाएंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ RBCs पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाएंगे। तो ये टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए WBCs को हम रिमूव कर सकते हैं PRBC से। WBCs के जो क्वालिटी कंट्रोल है कि इनमें से WBCs ना हो मीन्स कि एक यूनिट में लेस देन 5 × 10⁻⁶ WBCs हों, जबकि हेमाटोक्रेट 55 to 75% के दरमियान होता है। अगर क्लोज सिस्टम में
ये बनाए क्लोज सिस्टम वही कि ब्लड एक्सपोज ना हो एयर से, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो 35 डेज फिर NRBC की लाइफ स्पेन होगी। लेकिन अगर ओपन सिस्टम में हम बनाएं मीन्स के एयर से एक्सपोज हो, जैसे कि वॉश रेड ब्लड सेल्स में एयर से एक्सपोज होते हैं ब्लड, तो फिर 6 आवर इसकी लाइफ स्पेन होती है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा या FFP, नाम से ही जाहिर है कि फ्रेश फ्रोज़न, इसको फ्रीज़ किया जाता है, और प्लाज्मा, तो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा वो प्लाज्मा है कि ब्लड डोनेशन के बाद अगर प्लाज्मा को 8 घंटों के अंदर अंदर 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर रिमूव करके और उसको -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। अगर ये प्रोसेस 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर ना हो और 10 आवर लगे, 12 आवर लगे, और फिर हम इसको -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करें, तो इसको हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा नहीं कह सकते। तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर अगर प्लाज्मा को -80 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज किया जाए, तो इसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा शुड बी effected within 6 hours of blood collections. अब फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा मोस्टली इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फिब्रिनोजन हो गया, फैक्टर 8, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स, ये सारे के सारे कंटेंट इसमें मौजूद होते हैं। यानी वो पेशेंट जिनको एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होगी या ग्लोबुलिन्स की ज़रूरत होगी या कोगुलेशन फैक्टर्स की ज़रूरत होंगे, तो उनके लिए बेस्ट थेरेपी या ट्रीटमेंट या ट्रांसफ्यूजन के लिए हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा यूज़ करते हैं। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की क्वालिटी एश्योरेंस, डोनर यूनिट must not be refrigerated prior to component preparation, यानी होल ब्लड लिया और उसको स्टोर कर उसको 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करें और फिर इससे प्लाज्मा रिमूव करें, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करती और ये फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की उसमें नहीं आएगी, और ये इसको हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा नहीं कहते, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा प्रिपेयर हो। एक और चीज़ कि FFP वंस था मस्ट नॉट बी रीफ्रोजन, मीन्स कि FFP हमने -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ किया। अगर एक पेशेंट है उसको ज़रूरत है और हमने उसको थो किया और पेशेंट को फिर नहीं लगा, और फिर इसको हम रीफ्रोजन नहीं करते, इसीलिए क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो तोह करने के बाद और दोबारा फिर रीफ्रीज करने के बाद उसकी जो नेचर है वो डीनेचर हो जाती है। इसलिए FFP को अगर तोह किया जाए तो इसको दोबारा रिफ्रीज ना किया जाए, इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। ट्रांसपोर्टेशन कि FFP को -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। Every effort must be made to ensure that the prescribed core temperature is maintained throughout the transit period. तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ट्रांसपोर्ट किया जाए। वॉल्यूम 200 ml FFP का होता है और इसमें प्लेटेड 30 हो सकते हैं इसमें, लेकिन इससे भी कम होते हैं, जबकि क्वालिटी कंट्रोल इसका ये है कि 80 इंटरनेशनल यूनिट टू 100 इंटरनेशनल यूनिट पर यूनिट इसकी फैक्टर 8 की क्वांटिटी अगर होगी तो इट मीन्स कि FFP हमारा ठीक बना है। सिंगल और मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसीज उन पेशेंट्स में जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी होती हैं, फॉर एग्जांपल फैक्टर 8 हीमोफीलिया पेशेंट जिनमें फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है, तो उन पेशेंट्स को FFP ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। या सीवियर लिवर डिसऑर्डर पेशेंट्स जो
क्योंकि लिवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसीलिए वो पेशेंट जिनमें लिवर की एबनॉर्मेलिटी होती है तो उनका लिवर is not able to prepare clotting factors, therefore those patients having severe liver disorders तो उनमें भी FFP ट्रांसफ्यूज किया जाता है। या मैसिव ट्रांसफ्यूजन की अगर एक ही दिन में मोर देन 10 to 20 बैग्स एक पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत पड़े और उनको ट्रांसफ्यूज़ हो, तो चूँकि डाइल्यूशन फैक्टर की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए उन पेशेंट्स को भी FFP ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। और एक है DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एक डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी आ जाती है, तो इन पेशेंट्स को भी FFP ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। प्लेटेड कंसनट्रेट या रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। प्लेटेड कंसनट्रेट या रैंडम डोनर प्लेटलेट्स वो यूनिट हैं कि अगर हम एक होल ब्लड लें और उससे प्लेटेड प्रिपेयर करें तो उसको हम कहते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स या प्लेटेड कंसनट्रेट हम उसको कहते हैं। यूजुअली इसका वॉल्यूम 50 ml होता है और स्टोरेज टेम्परेचर 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मीन्स रूम टेम्परेचर पे यूजुअली इसकी स्टोरेज हम करते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ साथ एक और चीज़ कि इसको प्लेटेड को एजिटेटर में रखना चाहिए कि ताकि प्लेटेड कंटिन्यूसली मूवमेंट पर रहे, क्योंकि अगर प्लेटेड को सरफेस मिल जाए तो फिर प्लेटेड एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लेटेड एक्टिवेट होने के बाद प्लेटेड एग्रीगेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्लेटेड के कंटेंट से इसके अंदर फॉर एग्जांपल ADP हो गया, तो ADP प्लेटेड को एग्रीगेट कर लेती हैं और प्लेटेड को स्टिमुलेट भी करती हैं, जिसकी वजह से प्लेटेड का शेप चेंज हो जाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है ब्लीडिंग की तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्लेटेड को एजिटेटर में रखना चाहिए ताकि प्लेटेड कंटिन्यूसली मूवमेंट पर रहे। एक यूनिट में 52 into 10⁹ प्लेटेड मौजूद होते हैं। डोज 1 यूनिट पर 10 ml पर 10 kg बॉडी वेट के लिहाज से इसको ट्रांसफ्यूज यूजुअली किए जाते हैं। मस्ट बी RH कंपेटेबल। क्रॉस मैच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्लेटेड कंसनट्रेट। RH कंपेटेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लेटेड में बाज़ औक़ात रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो अगर एक पेशेंट है जो कि RH नेगेटिव है उसको RH पॉजिटिव प्लेटेड दी जाए तो उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होंगे। जब उसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे तो रेड ब्लड सेल होने की वजह से उन पेशेंट्स में anti-RH एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि RH कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्रॉस मैच ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर 1 ml से ज़्यादा प्लेटेड RBCs मौजूद हैं तो फिर क्रॉस मैच की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस से बचा जा सके। ये प्लेटेड एजिटेटर है, इसमें प्लेटेड रख के रूम टेम्परेचर पे और ये प्रॉपरली मूव करते हैं। मूवमेंट की वजह से प्लेटेड को सरफेस नहीं मिलता, जब सरफेस नहीं मिलता तो प्लेटेड एग्रीगेट नहीं होते। Product quality assurance parameters must be prepared prior to storage of the collected unit or within 8 hours of its storage in the refrigerator. Plated storage cabinet which are thermostatically controlled and have an agitator. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि विद इन 8 आवर्स प्लेटेड को हम रिमूव करें और फिर इसके बाद इसको एजिटेटर में रखें और एजिटेटर में थर्मोस्टेटिकली वो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो ताकि टेम्परेचर प्रॉपर रहे इस प्लेटेड का। एक है एफेरेसिस प्लेटेड और सिंगल डोनर प्लेटेड। एफेरेसिस प्लेटेड्स और सिंगल डोनर प्लेटेड्स और प्लेटेड्स है जो कि हम एक डोनर से एफेरेसिस टेक्निक के ज़रिए रिमूव करते हैं।
So platelet obtained from single apheresis donation using an automated cell separator or apheresis instrument. तो वॉल्यूम इसका 200 ml होता है, शेल्फ लाइफ 5 डेज है, एज यूजुअल स्टोरेज टेम्परेचर वही 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 यूनिट कंटेन मोर 300 इंटू 10 to the power 9 प्लेटेट्स में मौजूद होते हैं। ये एफेरेसिस मशीन है और इस एफेरेसिस मशीन के ज़रिए प्लेटेट को रिमूव किए जाते हैं एक ही डोनर से। तो एक ही टाइम में एक ही डोनर से ज़्यादा प्लेटेट प्रिपेयर की जा सकती हैं। ये रैंडम डोनर प्लेटेट्स और सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटेट। तो प्रिपरेशन रैंडम डोनर प्लेटेट सिर्फ होल ब्लड से हम प्लेटेट रिमूव करते हैं, जबकि सेटाफेरेसिस टेक्निक के ज़रिए हम सिंगल डोनर प्लेटेट रिमूव करते हैं। सिंगल डोनर जो रैंडम डोनर प्लेटेट इसका वॉल्यूम 40 to 60 ml होता है, जबकि सेटाफेरेसिस प्लेटेट या सिंगल डोनर प्लेटेट्स इसकी वॉल्यूम 150 to 300 ml होता है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जबकि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में हम जो किट यूज़ करते हैं वो सिर्फ वन टाइम ही यूज़ होता है, डिस्पोजेबल होता है और कॉस्टली होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। क्रायोप्रेसिपिटेट वो प्रोडक्ट है जो कि हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा से प्रिपेयर करते हैं, और इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 13 फिब्रिनोजन वॉन विली ब्रांड फैक्टर इसकी कंसनट्रेशन बनिस्बत एफईपी की ज़्यादा होती हैं। एक और चीज़ कि इसमें फिब्रिनोजन भी मौजूद होता है। तो क्रायोप्रेसिपिटेट बेसिकली एफईपी से हम प्रिपेयर करते हैं। एफईपी को हम रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट रखते हैं और फिर इसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेड आ जाते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, जबकि जो प्रेसिपिटेट हमारे पास आ जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। मोस्टली हेमोफीलिया पेशेंट्स या फिब्रिनोजन डिफिशिएंसी या फैक्टर 13 डिफिशिएंसी जो पेशेंट्स हैं उनमें हम यूजुअली क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। इसी तरतीब से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC के जो पेशेंट्स उनमें भी ये क्रायोप्रेसिपिटेट दिया जाता है। Thank you so much.